बैंकिंग लाइसेंस फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं देती है, आरबीआई देता है। लेकिन आरबीआई एक्ट के अंडर नहीं, बल्कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर। आरबीआई एक्ट के थ्रू हमें आरबीआई मिला, यानी कि एक सेंट्रल बैंक मिला जो कि सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस करता है, जैसे बैंकर टू द गवर्नमेंट, करेंसी सर्कुलेशन को कंट्रोल करना, मनी सप्लाई कंट्रोल करना, करेंसी इशू करना। लेकिन बैंक्स को रेगुलेट करने की पावर आरबीआई को मिलती है थ्रू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इसके तहत आरबीआई बैंक्स को लाइसेंस देता है, फिर उनको रेगुलेट करता है, और अगर बैंक ठीक से काम नहीं कर रहा तो उनका लाइसेंस कैंसिल कर देता है। क्या आरबीआई किसी भी बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर सकता है? नहीं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स यानी कि सरकारी बैंकों का लाइसेंस आरबीआई कैंसिल नहीं कर सकता है, चाहे वो कितना ही बेकार परफॉर्म कर रहे हों। उसका रीज़न ये है कि इंडिया में सरकारी बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ऊपर डुअल कंट्रोल है। डुअल कंट्रोल मतलब सरकारी बैंकों को आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री दोनों कंट्रोल करते हैं। आरबीआई की एक इंटरनल कमेटी ने सजेस्ट किया है कि बड़ी बड़ी कंपनीज एंड बड़ी एनबीएफसीज को बैंकिंग लाइसेंस दे दिया जाए। बड़ी कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी जिसके एसेट्स 5,000 करोड़ से ज़्यादा हैं। जब सोचो टाटा, अंबानी, बिरला ऐसे किसी बड़े आदमी को, किसी बहुत बड़ी कंपनी को बैंक का लाइसेंस मिलेगा, तो बड़ी बड़ी कंपनीज अच्छा खासा कैपिटल इन्वेस्ट करेंगी बैंक के अंदर, तो उससे बैंक का रिकैपिटलाइजेशन में काफ़ी आसानी होगी। प्रॉब्लम हो सकती है कनेक्टेड लैंडिंग और सर्कुलर बैंकिंग की। कनेक्टेड लैंडिंग मतलब, कनेक्टेड लैंडिंग उसको कहते हैं जहां बैंक का ओनर बन जाए बैंक का बोरोवर, यानी कि ये बैंक, इसका जो मालिक है वो खुद ही काफ़ी सारा लोन बैंक से ले ले। नॉर्मली बैंक जनता से पैसा लेता है, मान लो 3% पे जनता से पैसा उठाया और जनता को ही या कंपनीज को 10% पे दे दिया, और बीच में बैंक का थोड़ा सा प्रॉफिट, और ये है बैंक का मालिक। प्रॉब्लम यह है कि अगर किसी बहुत बड़ी कंपनी, जैसे बिजनेस हाउसेज होते हैं, उसको अगर आपने लाइसेंस दे दिया, एंड बड़े बड़े बिजनेस हाउस की बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जिनको बड़ा बड़ा लोन चाहिए सस्ते दाम पे, तो अगर ये आदमी, ये बड़ी कंपनी का मालिक इस बैंक से बहुत सारा लोन अपनी या अपने भाई बंधुओं की कनेक्टेड कंपनी को दे दे, तो उससे अल्टीमेटली जनता को नुकसान होगा। जैसे आपने देखा होगा पीएमसी बैंक, पीएमसी बैंक के ओनर्स ने घपलेबाजी करके क्या किया, जनता के पैसे को एक ही कंपनी को दे दिया। अराउंड 74% जो जितने डिपॉजिट थे वो सारे एक ही कंपनी को लोन पे दे दिए सस्ते दाम पे, एंड ऑब्वियसली वो कंपनी बाद में हेरा फेरी हुई, जितना का पैसा अभी तक फंसा हुआ है वहाँ पे। ठीक है, तो फिर कनेक्टेड लैंडिंग का इशू रहता है। इसको बाईपास करने का तरीका होता है सर्कुलर बैंकिंग। जैसे मान लो रिलायंस की कंपनी, रिलायंस, अदानी और टाटा 3 ग्रुप्स हैं, तीनों की अपनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। सरकार इन तीनों को बैंकिंग लाइसेंस दे देती है, ये रिलायंस का बैंक, ये अदानी का बैंक और ये टाटा का बैंक। रिलायंस खुद अपने बैंक से अपनी कंपनी को लोन देगा तो कनेक्टेड लैंडिंग में पकड़ा जाएगा। इसलिए ये लोग क्या करेंगे कि रिलायंस अपने बैंक से अदानी की कंपनी को लोन देगा, अदानी अपने बैंक से टाटा की कंपनी को लोन देगा, और टाटा अपने बैंक से रिलायंस की कंपनी को लोन देगा। इस तरह से तीनों कनेक्टेड लैंडिंग का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये पकड़े नहीं जाएंगे क्योंकि घुमा फिरा के पैसा दे रहे हैं अपनी ही कंपनीज को। ठीक है, ये था इसका क्रिटिसिज्म। बाकी बड़ी एनबीएफसीज को भी लाइसेंस देने का सुझाव है। इससे फ़ायदा क्या होगा? देखो, बैंक को तो 3% पे, 4% पे आसानी से जनता से पैसा मिल जाता है, लेकिन एनबीएफसीज को इतने सस्ते में पैसा नहीं मिल पाता है। एनबीएफसीज पैसा उठाती हैं या तो किसी और एनबीएफसी से या किसी बैंक पे, तो एनबीएफसीज को बड़े महंगे में पैसा मिलता है, फिर वो आगे लोन पे देती हैं। अगर एनबीएफसीज को बैंकिंग लाइसेंस मिल जाए तो वो भी सस्ते में 3, 4, 5% में पैसा उठा सकती हैं। दे विल गेट चीप फंड्स। उससे उनकी एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट में फ़ायदा होगा। ये हम बाद में देखेंगे क्या होता है। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में जो इस समय बड़ी बड़ी एनबीएफसीज हैं, ऑलरेडी बड़ी बड़ी कंपनीज उनको होल्ड करती हैं,
तो अगर आपने बड़ी एनबीएफसीज को बैंकिंग लाइसेंस दे दिया तो फिर इनडायरेक्टली आपने लार्ज कंपनी को ही बैंकिंग लाइसेंस दे दिया। ठीक। जिन न्यूज़ आर्टिकल्स में इन सब चीज़ों का डिस्कशन हुआ है वहाँ पे बैंक नेशनलाइजेशन की भी बात करी गई है। आज़ादी के बाद इंडिया में मैक्सिमम बैंक्स प्राइवेट बैंक्स थे। वो अमीरों को लोन देते थे, गरीबों को नहीं। इसलिए 1969 में सरकार ने देश के 14 सबसे बड़े प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज किया, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक। रिजल्ट क्या निकला? बहुत जल्द गरीबों को, किसानों को लोन मिलने लगा। जैसे 10 साल के अंदर नंबर ऑफ रूरल ब्रांचेस 10 गुना हो गई। रूरल एरियाज़ में जो लोन मिलता था वो 20 गुना हो गया, और एग्रीकल्चर को जो लोन मिलता था वो 40 गुना हो गया सिर्फ 10 साल के अंदर, बिकॉज सरकार ने बड़े बड़े बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया। जो बड़े बड़े बैंक्स हैं वो पहले सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज को लोन देते थे, अब उनको गरीबों को भी लोन देना पड़ा। ऐसे ही 1980 में भी 6 बड़े प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज किया गया, जैसे कि पंजाब एंड सिंध बैंक। उस समय जो छोटे छोटे बैंक्स थे जो कि प्राइवेटाइजेशन से बच गए, ठीक है, वो आज भी सरवाइव करते हैं। कुछ उनमें से उनको हम बोल देते हैं ओल्ड प्राइवेट बैंक, जैसे कि धनलक्ष्मी बैंक, फेडरल बैंक। 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद आरबीआई ने नए बैंक्स के लिए लाइसेंस इशू करे। उससे जो नए बैंक्स खुले वो हैं आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक। लेकिन तब भी आरबीआई ने किसी बहुत बड़ी कंपनी को नहीं लाइसेंस दिया था, जैसे लार्ज कंपनीज हैं जिनके 5,000 करोड़ से ज़्यादा एसेट्स हैं। ठीक है। ये जो प्रॉब्लम होती है लोन देने में फेवरेटिज्म, कि जो भी बैंक का मालिक है, जो भी, चाहे वो बड़ा आदमी हो छोटा आदमी हो, उसके पास एक तरह से कंट्रोल है जनता के पैसे का। आपको नहीं पता कि आपने जो पैसा बैंक में रखा है, बैंक ने आगे किस किस को कितना कितना लोन दिया है, इस बंदे के हाथ में है वो सारी बातें, जो भी बैंक का ओनर है। इसलिए आरबीआई हमेशा कोशिश करता है कि जो बैंक का ओनर है वो ज़्यादा पावरफुल ना हो, या यूँ कह लो कि बैंक में उसकी ज़्यादा ना चले। हालांकि वो ओनर है बट उसकी ओनरशिप थोड़ी कम रहे। इसके लिए आरबीआई क्या करता है, वो जो ओनरशिप का जितना स्टेक होता है उसको कंट्रोल में रखता है। फॉर एग्जांपल, आरबीआई ये कहता है कि जब किसी को बैंकिंग लाइसेंस मिलता है तो 15 साल के अंदर उसको अपना स्टेक 15% तक करना है। जैसे मान लो आज से 15 साल पहले किसी को बैंकिंग लाइसेंस मिला, तो आज की डेट में जो बैंक का मालिक है उसका अपने ही बैंक में सिर्फ 15% स्टेक होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जो उदय कोटक हैं, कोटक महिंद्रा बैंक के मालिक, उनको रिसेंटली ऑलमोस्ट $1 बिलियन के शेयर्स बेचने पड़े, क्योंकि आरबीआई ने कहा था कि आप कोटक महिंद्रा बैंक में अपना स्टेक कम करो। ठीक है, क्योंकि अगर स्टेक ज़्यादा होगा, अगर किसी बंदे की अपनी बैंक में बहुत चलेगी, तो जनता का पैसा किसी और भाई बंधु की कंपनी में भेज देगा एंड उसको पकड़ पाना काफ़ी मुश्किल होगा। एलएएफ एंड एमएसएफ, आरबीआई ने अनाउंस किया है कि वो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रीजनल रूरल बैंक्स को अलाउ कर रहा है। तो एग्ज़ाम के लिए आपको ध्यान रखना है कि एलएएफ और एमएसएफ का प्रयोग कौन कौन से बैंक्स कर सकते हैं। कमर्शियल बैंक्स जैसे एसबीआई, आईसीआईसी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स जैसे पीएमसी बैंक, और जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं। ठीक है, क्योंकि आरबीआई ने अब आरआरबीज को अलाउ कर दिया है, तो ये तीनों ही तरह के बैंक्स अब इन फैसिलिटीज़ का यूज़ कर सकते हैं। इन फैसिलिटीज़ पे आरबीआई बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस पहले पूछ चुका है, जिनको अभी हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो अक्सर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, एलएएफ, एमएसएफ, रेपो, रिवर्स रेपो, एसएलआर, सीआरआर। तो शॉर्ट में एकदम क्लैरिटी के साथ इनमें डिफरेंस देख लेते हैं स्टोरी की तरह, ताकि आप फिर कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। पहली बात तो ये कि जो भी आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया उसको हम एनडीटीएल भी मानते हैं। डिपॉजिट और एनडीटीएल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट वो टेक्निकल डिफरेंस प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एज्यूम कर लो जहाँ पे एनडीटीएल लिखा है, एनडीटीएल मतलब नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़, यानी कि जो भी पैसा आपने बैंक में डिपॉजिट किया, फिर बैंक जो भी पैसा लोन पे देता है हम उसको मानेंगे एएनबीसी, मतलब एडजस्टेड नेट
बैंक क्रेडिट, बैंक ने जो पैसा क्रेडिट पे या लोन पे दिया। पहली बात तो ये हो गई। अब आप ये देखो कि मान लो आपने 100 रुपये बैंक में डाले, तो उनमें से 3.5 रुपये बैंक को देने पड़ेंगे आरबीआई को एज CRR। ठीक, इसके बदले बैंक को कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। बैंक को 18 रुपये एज SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो सरकार के बॉन्ड्स वगैरह खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, SLR में ज़रूरी नहीं बॉन्ड्स खरीदे जाएं, चाहे तो वो बैंक एज अ कैश रख ले, चाहे तो गोल्ड खरीद ले, सरकारी सिक्योरिटीज़ खरीद ले, या स्टेट डेवलपमेंट लोन। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज़ निकालती है, उसी तरह स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपनी सिक्योरिटीज़ निकालती हैं। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा निकाली गई सिक्योरिटी को बोलते हैं स्टेट डेवलपमेंट लोन। जब आपने 100 रुपये डाले तो 3.5 रुपये बैंक आरबीआई को देगा, 18 रुपये की मान लो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ली, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक के पास आ गई, अब बैंक को उन पे इंटरेस्ट मिलेगा। बाकी जो पैसा बचा 100 रुपये में से, उसको बैंक एज अ लोन दे सकता है, बट ज़रूरी नहीं कि बैंक हमेशा लोन पे दे। देखो, अगर बैंक जितने जितने भी पैसे को लोन पे देगा, उसमें भी कंडीशन होती है कि अराउंड 40% पैसा एज अ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग देना होगा, यानी कि वीकर सेक्शंस को देना होगा, और वहाँ से बैंक की इंटरेस्ट इनकम होती है जब बैंक कुछ लोन पे देता है। तो हो सकता है कई बार बैंक के पास बहुत सारा पैसा आ जाए, जैसे जब पिछले साल लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन लगा तो लोगों ने बैंक में से खर्चे कम करने शुरू करे अपने। लोगों ने कहा भाई कल को नौकरी जा सकती है, इसलिए हम खर्चा कम करेंगे। तो बैंकों के पास बहुत सारा पैसा था उस टाइम, लोगों ने लोन लेने कम कर दिए, यानी कि लोन की वैल्यू कम हो गई। तो ऐसे केस में बैंक के पास खूब सारा पैसा आ गया और लोग लोन ले नहीं रहे, तो बैंक क्या करेगा उस फालतू पैसे का? ऐसे ही रखा रहने देगा क्या? नहीं, बैंक उससे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीद लेगा। रिमेनिंग पैसे से बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लेगा, क्योंकि बैंक को उससे कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो बैंक के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी कैसे कैसे आई? दो तरह से। एक तो मजबूरी में SLR पूरा करने के लिए, और दूसरा फालतू पैसा पड़ा था, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ली ताकि कुछ इंटरेस्ट मिले। स्टोरी एकदम क्लियर है, सिंपल सी है, कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं होगा, मतलब कुछ डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, अब एक सिंपल सी बात ध्यान रखो कि जब हम बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये जो है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इसका मतलब होता है रेपो एंड रिवर्स रेपो। अब आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हो, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको। रेपो, रिवर्स रेपो, लॉन्ग टर्म रेपो, MSF, कॉल मनी, नोटिस मनी, यूपीएससी इनका जिक्र कर चुका है प्रीलिम्स में, कॉल मनी, नोटिस मनी। ठीक है, आपको मैं भी याद करवा दूंगा, कभी नहीं भूलोगे, बस 2 मिनट ध्यान से सुनो। सारी चीज़ें याद करने का सिंपल सा तरीका है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखो कि ये रेपो क्या होता है। अगर आपको रेपो ध्यान है तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप ध्यान आ जाएंगी। रेपो का मतलब ये कि बैंक एक रात के लिए आरबीआई से कुछ पैसा उधार लेगा। सिंपल सिंपल सा फंडा ध्यान रखो कि बैंक को पैसे की जरूरत पड़ सकती है। देखो ऑन अ डेली बेसिस बहुत सारे लोग पैसा डालते हैं, बहुत सारे लोग लोन ले रहे हैं। ठीक है, तो पैसा कितना है बैंक के पास फ्लक्चुएट होता रहता है। तो बैंक के पास हो सकता है किसी दिन रात को बहुत ज़्यादा पैसा हो सकता है किसी दिन बैंक के पास पैसे की कमी पड़ जाए। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात ध्यान रखो, क्योंकि रेपो आप बार बार सुनते हो अखबार में, रेपो 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 रेट रेपो रेट। तो रेपो रेट मतलब बेचारे बैंक को पैसे की जरूरत है, उसने आरबीआई से पैसा उधार लिया। रट लो इस बात को, रेपो का मतलब बैंक ने आरबीआई से पैसा उधार लिया एक दिन के लिए। अब कॉमन सेंस यूज करो, मुझे बताओ लॉन्ग टर्म रेपो का मतलब क्या होगा? रेपो मतलब एक दिन के लिए, तो लॉन्ग टर्म रेपो मतलब रेपो रेट पे बैंक ने आरबीआई से लोन लिया, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब 1 से 3 साल के लिए। सिंपल सी बात। तो आपको रेपो याद हो गया, लॉन्ग टर्म रेपो याद हो गया। रेपो में बैंक ने आरबीआई से लोन लिया। तो रिवर्स रेपो में बैंक ने जो फालतू पैसे थे अपने, वो आरबीआई को दे दिए। रेपो में बैंक ने आरबीआई से लोन लिया। रेपो में बैंक ने आरबीआई से लोन लिया। रिवर्स रेपो में आरबीआई ने बैंक से लोन लिया। आरबीआई बैंक से लोन क्यों लेगा? क्योंकि बैंक के पास बहुत फालतू पैसा पड़ा है। बैंक ने कहा यार फालतू पैसा आरबीआई के पास रख लेते हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लेते हैं। मैंने कहा था ना फालतू पैसा पड़ा है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लो। ठीक है, तो हो गया रिवर्स रेपो। याद हो गया आपको रिवर्स रेपो क्या होता है? ठीक, ये जो
बैंक ने जब आरबीआई से पैसा उधार लिया रेपो में, जब बैंक ने आरबीआई से पैसा उधार लिया तो आरबीआई कहेगा यार मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूँ, कुछ कोलेटरल तो रखो, यहाँ पे कोई चीज़ गिरवी तो रखो। तो बैंक कहेगा मेरे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, मैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवी रख रहा हूँ। कौन सी गवर्नमेंट सिक्योरिटी? एसएलआर वाली? नहीं भाई, वो तो मैंडेटरी है, वो तो आपको रखनी है अपने पास, वो बैंक आरबीआई को कैसे दे दोगे? तो वो तो अपने पास रखोगे आप। ये जो फालतू की गवर्नमेंट सिक्योरिटी आ गई थी ना, इनको, ठीक है। तो रेपो और रिवर्स रेपो में जब लोन दिया लिया जाता है तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवी रखी जाती हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटी है जो फालतू में हमने खरीद रखी थी, ना कि एसएलआर वाली। यहाँ पे पढ़ो, कोलेटरल क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी आउटसाइड एसएलआर, ठीक है। कुछ टाइम से आरबीआई को एक नया फंडा सूझा, उसने कहा भाई हम एक एमएसएफ लाते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। क्यों? क्योंकि देखा गया कि जब बैंक को आरबीआई से पैसा उधार लिया बैंक ने, तो कई बार बैंक को बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है, ठीक है, और बैंक के पास गिरवी रखने के लिए ये सिक्योरिटी नहीं होती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो बेचारा बैंक क्या करेगा? तो आरबीआई को तरस आ गया। आरबीआई ने कहा ठीक है, देखो गिरवी तो मैं रखवाऊंगा, बट एक काम करो, जो एसएलआर वाली सिक्योरिटी है ना, वो तुम रख दो गिरवी, एक दिन की बात है, वो तुम गिरवी रख दो, मान लूंगा मैं। लेकिन क्योंकि मैं तुम्हें वो कंसेशन दे रहा हूँ कि मैं तुम्हें ये वाली सिक्योरिटी रखने दे रहा हूँ गिरवी, इसलिए मैं तुमसे थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करूँगा, ठीक है। पहले आरबीआई क्या चार्ज कर रहा था? रेपो रेट चार्ज कर रहा था। अब कहेगा मैं तुमसे रेपो रेट से कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करूँगा, उसको बोलते हैं एमएसएफ। सिंपल। पहले आरबीआई बैंक से 4% इंटरेस्ट चार्ज करता था, जब लोन देता था एक रात के लिए तो 4% के रेट पे देता था। अब आरबीआई ने कहा कि मैं तुमसे 4.25% लूँगा अगर तुम एमएसएफ का यूज़ कर रहे हो, यानी कि तुम्हारे पास ये सिक्योरिटी ख़त्म हो गई है, तुम इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, गिरवी नहीं कर सकते हो, तो तुम इनका इस्तेमाल कर लो, लेकिन मुझे 4 की जगह 4.25% इंटरेस्ट देना। डैट इज़ योर एमएसएफ। सिंपल सी कहानी। यहाँ पे कोलेटरल क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑफ एसएलआर। सिंपल, सब कुछ याद हो गया। बैंक के पास एक और ऑप्शन होता है, बैंक कहता है कि मैं आरबीआई से ही क्यों लोन दूं, क्यों लोन लूं मैं, बाकी भी तो भाई बंधु हैं, यानी कि बाकी भी तो बैंक हैं, उनको भी मैं कॉल करूंगा और वो एक दिन के लिए मुझे पैसा दे देंगे। कॉल मनी मतलब एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा उधार ले रहा है एक दिन के लिए, आरबीआई के पास ना जाके वो दूसरे बैंक से ले रहा है कॉल करके। अगर बैंक कहे कि भी मुझे लंबे टाइम के लिए लोन चाहिए, तो दूसरे बैंक आनाकानी करेंगे, वो कहेंगे यार सिर्फ फ़ोन पे बात करने से काम नहीं चलेगा, तू प्रॉपर नोटिस निकाल, ठीक है, तब हम तुझे 2 हफ्ते तक के लिए लोन देंगे। उसे ज़्यादा टाइम के लिए चाहिए तो वो टर्म मनी। अच्छी बात यह है कि बैंक जब दूसरे बैंक को लोन देता है तो वो कुछ भी गिरवी नहीं मांगता, वो कहता है बिना किसी कोलेटरल के ही भाई तू लोन ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉल मनी मार्केट क्या होती है, नोटिस मनी मार्केट क्या होती है? सिंपल सी बात है, एक बैंक दूसरे बैंक को लोन देता है शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। अब जब ये आपस में एक दूसरे को लोन देते हैं तो कुछ रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए ना कि भी कितने रेट पे तुम हमें दोगे लोन। तो रेफरेंस पॉइंट को बोलते हैं माइबोर, मुंबई इंटर बैंक आपस में बैंक्स ऑफर्ड रेट, ठीक है। ये जस्ट एक टर्म ध्यान कर लो कि माइबोर का मतलब क्या है। माइबोर का रिलेशन बैंकिंग इंडस्ट्री से है, यूपीएससी कहेगा माइबोर का रिलेशन इंश्योरेंस इंडस्ट्री से है, ऐसे कुछ बोल देगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना माइबोर मतलब बैंकिंग इंडस्ट्री, एक बैंक दूसरे बैंक को कितने रेट पे लोन देता है उसका एक रेफरेंस पॉइंट है ये। ऐसे ही वर्ल्ड फेमस है एक लाइबोर, लंडन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, ठीक है। तो एलएएफ आप समझ गए, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। जो रेपो और रिवर्स रेपो वगैरह होते हैं इन्हीं को बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अच्छा, एक होता है पॉलिसी कॉरिडोर। प्रीलिम्स में यूपीएससी पूछ सकता है कि पॉलिसी कॉरिडोर किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, तो इसी चीज़ के लिए लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में यूज़ होता है। ये जो एमएसएफ है ये काफ़ी हाई होता है, रेपो से ज़्यादा होता है ये, और रिवर्स रेपो कम होता है। तो इनमें जो डिफरेंस है एमएसएफ और रिवर्स रेपो में जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं पॉलिसी कॉरिडोर। जैसे कि 4.25 माइनस 3.35 आएगा पॉलिसी कॉरिडोर। आपको प्रीलिम्स के लिए बस इतना ध्यान रखना है कि पॉलिसी कॉरिडोर मतलब किस बारे में बात हो रही है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि एमएसएफ, रेपो और रिवर्स रेपो में सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन सा होता है। बहुत सिंपल सा फंडा है यार, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बैंक ने आरबीआई से लोन लिया,
दैट इज़ योर रेपो रेट। अगर बैंक पैसा जमा करवाएगा आरबीआई को, आरबीआई के पास, तो बैंक को कम कम पैसा मिलेगा ना, कम इंटरेस्ट मिलेगा। रिवर्स रेपो, जैसे आप हो ना, आप बैंक के पास गए लोन लेने के लिए, महंगा लोन मिलेगा, पैसे जमा कराने गए तो उसे 3% या 4% ब्याज मिलता है, लोन लोगे तो 10%, है ना। वही बात है कि आरबीआई अगर बैंक से लोन ले, बैंक अगर आरबीआई से लोन ले रहा है तो लेगा 4% पे, और जब पैसे जमा कराने जाएगा अपने तो उसको सिर्फ 3.25% मिलेंगे। तो रेपो इज मोर देन रिवर्स रेपो, लॉजिक ध्यान रखो। और एमएसएफ मैंने आपको समझा दिया, एमएसएफ तो रेपो से भी ज़्यादा होता है, ठीक है। फंडा क्लियर हो गया? एक बार दोबारा देख लेना इस वीडियो को, ये एकदम क्लियर हो जाएगा। एक रिवर्स रेपो का ऑल्टरनेटिव कई बार न्यूज़ में आता रहता है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। सरकार ने कुछ साल पहले इसको ओके कर दिया था, ठीक है, हालांकि आरबीआई ने अभी तक इसका यूज़ किया नहीं है। न्यूज़ में कई बार आता रहता है कि आरबीआई को शायद इसका यूज़ कर लेना चाहिए। तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या होती है कि जब बैंक के पास फालतू पैसा था और बैंक ने अपना फालतू पैसा रखा आरबीआई के पास कि भी रिवर्स रेपो के थ्रू कि भी कुछ तो पैसा मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा इस पर, तो आरबीआई क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी देगा इसको। आरबीआई कहता है यार कभी कभी बैंकों के पास इतना ज़्यादा पैसा आ जाता है, जैसे लॉकडाउन के दौरान इतना ज़्यादा पैसा आ जाता है कि हर बैंक कहता है कि मैं आरबीआई के पास पैसा रख लूँ। अब आरबीआई ये कहता है यार कि मैं इतनी सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहाँ से लाऊँ तुम्हें देने के लिए, और आरबीआई कहता है कि एक मिनट, मैं तुम्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्यों दूँ यार, मैं कहीं भाग जाऊँगा। मतलब लॉजिकली सोचो ना, आरबीआई ये कहता है कि यार जब बैंक मेरे से लोन लेगा तो मैं बैंक से कुछ गिरवी रखवाऊंगा, क्योंकि बैंक कल को चोरी चकारी कर सकता है। आरबीआई कहता है लेकिन मैं तो अच्छा आदमी हूँ भाई, आरबीआई इज लाइक सेंट्रल बैंक है भाई, कुछ इज्जत है मेरी, तो अगर मतलब तुम अपना पैसा मेरे पास रख रहे हो तो मैं तुम्हें क्यों कोई चीज़ गिरवी दूँ, मैं तुम्हें इंटरेस्ट दे दूंगा नो डाउट, बट वाई शुड आई गिव यू एनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और वैसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी कमी रहती है थोड़ी सी मेरे पास। तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का सिंपल सा मतलब है कि बिना सिक्योरिटी रखे, बिना सिक्योरिटी मतलब बैंक अपना पैसा रखेंगे आरबीआई के पास, बैंक को इंटरेस्ट मिलेगा लेकिन बैंक को कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं मिलेगी एज अ गिरवी, ठीक है। तो दैट इज योर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, सिंपल सा मतलब है इस चीज़ का। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो हमने बोला था एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जिसके तहत बैंक एसएलआर वाली सिक्योरिटी को गिरवी रख के लोन ले सकता है आरबीआई से, इसकी एक लिमिट होती है। ऐसा नहीं कि बैंक सारे के सारे 18 रुपये की और सारी ही गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख के लोन ले ले, नहीं, लिमिट होती है 2 से 3% की। ये लिमिट चेंज होती रहती है, पहले 2% थी, आजकल 3% चल रही है, ठीक है। तो जस्ट रिमेंबर कि देयर इज़ अ लिमिट कि बैंक कितना एसएलआर वाली चीज़ सिक्योरिटी रख के लोन ले सकता है अंडर एमएसएफ। दोबारा देख लेना, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है बट आपको चीज़ें ध्यान हो जाएंगी खूब अच्छे से। इन कंसेप्ट से रिलेटेड यूपीएससी क्या क्या क्वेश्चन पूछ चुका है एक बार वो देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल से होते हैं। 2010 का क्वेश्चन है कि अगर आरबीआई कैश रिजर्व रेशियो को इंक्रीज करे तो क्या होगा, कमर्शियल बैंक्स के पास कम पैसा होगा लोन देने के लिए। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये कह रहा है कि आरबीआई ने ये सीआरआर बढ़ा दिया, अभी 3.5 रुपये, मान लो 10 रुपये हो गया, कि आरबीआई को 100 में से 10 रुपये तो आरबीआई को देने हैं, बैंक को 100 में से 10 रुपये आरबीआई को देने हैं, तो बाकी लोन देने के लिए कम पैसा बचेगा ना बैंक के पास, तो कमर्शियल बैंक्स विल हैव लेस मनी टू लेंड, ठीक है। 2010 का क्वेश्चन एक और, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इंडिकेट अ मैकेनिज्म यूज्ड बाय कमर्शियल बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू द गवर्नमेंट। कमर्शियल बैंक्स सरकार को लोन देते हैं, कैसे, थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटी। जब बैंक एसएलआर, ये मैंडेटरी है कि आपको 18 रुपये का एसएलआर रखना है, यानी कि इसमें से काफ़ी सारा पैसा बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदते हैं क्योंकि उस पर इंटरेस्ट मिल जाता है अच्छा खासा। तो जब मैंडेटरी है कि बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद रहा है, मतलब सरकार को पैसा मिल रहा है ना ऑन लोन, राइट। तो दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसके थ्रू सरकार को पैसा मिलता है ऑन लोन थ्रू बैंक्स। अब हमने पॉलिटी में भी पढ़ा था ना कि पब्लिक डेट होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज निकालती है, तो ये तो होता है। 2014 का क्वेश्चन, पर्पस ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट, ये एसएलआर की बात कर रहा है। एसएलआर का पर्पस क्या है, आंसर है ओनली वन, सिर्फ वन है,
टू इनेबल आरबीआई टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ एडवांसेस बैंक कैन क्रिएट। इंडिया में मान लो जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत कम हो गई, 2 या 3% पे जीडीपी ग्रोथ रेट हो रही है इस समय सिर्फ, जैसे लॉकडाउन से पहले 1-1.5 साल पहले हो रहा था, तो 3% ग्रोथ रेट हो रही थी जीडीपी की। ग्रोथ बहुत कम है। ग्रोथ को बढ़ाने का मकसद, फिर सोल्यूशन ये होता है कि आप बैंकों को कहो कि तुम बहुत सारे लोन्स दो, जब इंडस्ट्रियलिस्ट को और पब्लिक को सस्ते रेट पे लोन मिलेंगे तो वो चीज़ें खरीदेंगे, इकॉनमी का पहिया आगे चलेगा। बैंक लोन क्यों दे पाएंगे? क्योंकि उनके पास जब ज़्यादा पैसा होगा। तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई एसएलआर को कम कर देगा। ठीक है, अभी एसएलआर 18 रुपये है, तो मान लो आरबीआई ने 18 रुपये, पहले जैसे 20 रुपये था, पहले था 20 रुपये, अब हो गया 18 रुपये। तो ये 2 रुपये जो फालतू हुए थे, वो 2 रुपये फालतू बैंक के पास आ जाएंगे कि बैंक उन 2 रुपये से और 2 रुपये का लोन दे सकता है। जब बैंक लोन देगा, लोग उसको खर्च करेंगे, लोन लेंगे, लोन को खर्च करेंगे, एंड इकॉनमी का पहिया चलेगा। ठीक है, तो फिर जब जो एसएलआर है उससे सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है कि बैंक कितना लोन दे सकते हैं। तो 1 इज करेक्ट। दूसरा है, एसएलआर का पर्पस पूछ रहे हैं हम, टू मेक पीपल्स डिपॉजिट विद बैंक सेफ एंड लिक्विड। आपने 100 रुपये जमा कराए, अगर बैंक ने सारे 100 के 100 रुपये किसी को लोन पे दे दिए तो रिस्क बढ़ जाएगा ना थोड़ा सा। तो एटलीस्ट 18 रुपये तो आपके यहाँ पे सेव हैं। ठीक है, तो फिर टू मेक पीपल्स डिपॉजिट विद बैंक सेफ, ये तो चलो मान सकते हो कि हाँ भाई थोड़ा पैसा आपका सेफ रहेगा, लेकिन लिक्विड, लिक्विड का मतलब होता है कि अब जब मर्जी निकाल लो पैसा। भाई आपके पास 10 लाख रुपए थे, आपने 10 लाख रुपए की एक प्रॉपर्टी खरीद ली, क्या आप जब चाहो उसको बेच के एकदम से पैसा ले सकते हो चुटकी भर में? नहीं, लंबा प्रोसेस होता है ना प्रॉपर्टी बेचने में। तो डैट इज़ नॉट लिक्विड। लेकिन अगर आपके बैंक में पैसे पड़े हैं, घर में तिजोरी में पैसे पड़े हैं, जब मर्जी निकाल लो, डैट इज़ लिक्विड। ठीक है, तो एसएलआर इज़ नॉट लिक्विड। ये तो बैंक को हमेशा मेंटेन करना ही करना है। ये नहीं हो सकता कि लोग आए बैंक के पास कि सर हमें पैसा दे दो और बैंक एसएलआर बेच के पैसा दे दे इनको, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये लिक्विड की वजह से ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। थर्ड इज टू प्रिवेंट कमर्शियल बैंक्स फ्रॉम मेकिंग एक्सेसिव प्रॉफिट। ऐसी कोई बात नहीं है, प्रॉफिट जितना मर्जी बनाए उससे क्या फ़र्क पड़ता है। फोर्थ इज टू फोर्स बैंक्स टू हैव सफिशिएंट वॉल्ट कैश टू मीट डे टू डे रिक्वायरमेंट। नहीं, एसएलआर में जो चीज़ है, जो पैसा है, वो कोई डे टू डे लोन देने के लिए या जनता को वापस पैसे देने के लिए थोड़ा ना यूज़ होता है। तो ओनली 1 इज करेक्ट। 2015 का क्वेश्चन, एसएलआर को आरबीआई ने 50 पॉइंट कम कर दिया तो क्या होगा? वो वाली चीज़ मैंने बताया ना कि जब एसएलआर को कम कर देगा आरबीआई, 20 की जगह 18 कर देगा, तो बैंक्स अपने लेंडिंग रेट कम कर सकते हैं। बैंक के पास ज़्यादा पैसा आ गया, 20 की जगह 18 रुपये देना पड़ा यहाँ पे, बैंक के 2 रुपये फालतू आ गए। तो बैंक के पास जब 2 रुपये फालतू आ गए तो बैंक कहेगा यार गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगाऊंगा 2 रुपये तो मिलेगा 4 या 5% इंटरेस्ट। ठीक है, लोन दूंगा किसी बंदे को 10% पे पहले लोन देता था मैं, अब अगर मैं उसको ये एक्स्ट्रा 2 रुपये को 9% पे भी लोन दे दूंगा तो मेरे तो फ़ायदा ही है ना। ठीक है, तो बैंक्स में कट देयर लेंडिंग रेट्स। 2014 का क्वेश्चन कि ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सॉरी एमएसएफ और एनडीटीएल क्या किस चीज़ से रिलेटेड है? बैंकिंग ऑपरेशन। ठीक है, एमएसएफ क्या था हमारा कि आपको रेपो से बैंक ने आरबीआई से लोन लिया और ये आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी ख़त्म हो गई, आपको और भी लोन चाहिए था तो आपने एमएसएफ का यूज़ किया। तो एमएसएफ और एनडीटीएल मतलब डिपॉजिट, बैंकिंग ऑपरेशन से रिलेटेड है। 2020 का क्वेश्चन, एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी अगर आरबीआई अडॉप्ट कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इट नॉट डू? वो क्या नहीं करेगा? एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मनी सप्लाई एक तरह से बढ़ाना। आरबीआई कहेगा कि और ज़्यादा पैसा इन्फ्यूज़ करो मार्केट के अंदर। तो आरबीआई और ज़्यादा पैसा इन्फ्यूज़ करना चाहता है। इट कैन कट एंड ऑप्टिमाइज द एसएलआर। अगर आरबीआई एसएलआर, अभी हमने देखा था ना कि अगर एसएल, तो कंसेप्ट रिपीट होते रहते हैं बार बार, वही चीज़ों को माफरा क्या आ रही है। एसएलआर को कम कर दिया आरबीआई ने तो बैंक और ज़्यादा लोन दे सकते हैं, यानी कि एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी होगी। बिल्कुल सही है ना? तो यस, इट विल डू दिस। एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी के लिए आरबीआई कट करेगा, एसएलआर को कम कर देगा। वेरी गुड। दूसरा पॉइंट, दूसरा छोड़ो, पहले तीसरा देख लेते हैं। कट द बैंक रेट एंड रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है कि जो बैंक है वो आरबीआई से पैसा उधार लेता है,
जब बैंक ज़्यादा पैसा उधार लेगा तो बैंक आगे और ज़्यादा लोन दे पाएगा, ठीक है। तो फिर जब ये रेपो रेट कट हो जाएगा, कम हो जाएगा, सस्ता मिलेगा, बैंक को बड़े सस्ते में आरबीआई से पैसा मिल रहा है, बैंक खुश हो जाएगा, बैंक और ज़्यादा लोन्स देगा, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशन हुआ है इसमें, ठीक है। तो बिल्कुल ये भी ठीक है। सेकंड पॉइंट देखो, इंक्रीज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। देखो एमएसएफ और रेपो सेम ही बात है ना। यहाँ पे बोल रहा है इंक्रीज द रेपो रेट, एक तरह से इंक्रीज एमएसएफ को मान लो इंक्रीज द रेपो रेट। तो अगर आरबीआई रेपो रेट इंक्रीज कर रहा है तो उल्टा हो गया ना, जो मैंने थर्ड पॉइंट पढ़ा था जस्ट उसको उल्टा हो गया। तो आरबीआई को सेकंड वाला काम नहीं करना। एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी के लिए आरबीआई को पहला और तीसरा काम करना है, सेकंड काम नहीं करना। क्वेश्चन में पूछना है वुड इट नॉट डू, कौन सा काम नहीं करना, तो आंसर इज ओनली टू, सिर्फ दूसरा वाला काम नहीं करना, पहला और तीसरा काम करने हैं। रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है। आरआरबीज जो हैं 1976 में बनाए गए थे थ्रू आरआरबी एक्ट 1976। बताया था मैंने भी आपको कि 1969 में हमने बैंक्स को नेशनलाइज किया पहले, फिर हमने कहा कि और स्पेसिफिक फोकस के लिए और गरीबों को लोन मिले, रूरल एरियाज़ में लोन ज़्यादा से ज़्यादा मिले, उसके लिए हमने स्पेसिफिक बैंक्स भी बनाए थे। इनको आरबीआई रेगुलेट करता है और नाबार्ड इनको सुपरवाइज करता है, ठीक है। जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं तो उनको रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी सुपरवाइज करेगा। लेकिन जो बैंकिंग फंक्शंस हैं कि तुम्हें कितने रेट पे ये जो सारे रेट वगैरह तय करने और बहुत सारे बैंकिंग फंक्शंस होते हैं कि आपको जनता का पैसा कैसे रखना है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वो जो बैंकिंग फंक्शंस की रेगुलेशन होती है वो आरबीआई करता है, कोई भी बैंक है आरबीआई करेगा। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ओनरशिप। आरआरबीज में 50% ओनर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और 15 हो जाएगा स्टेट, ऐसे ध्यान रखो, 50 सेंटर 15% स्टेट और बाकी 35% होता है स्पॉन्सर बैंक। जैसे आरआरबीज ना इनको बनाने के लिए बेसिकली किसी बड़े बैंक का यूज़ किया जाता है, जैसे एसबीआई, पीएनबी वगैरह वगैरह, तो वो होता है स्पॉन्सर बैंक। तो आपको ओनरशिप स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। रीजनल रूरल बैंक्स छोटे इलाके में किसी रूरल एरियाज़ में काम करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो अर्बन एरिया में ब्रांच नहीं खोल सकते, बिल्कुल खोल सकते हैं, ठीक है। तो उनकी ब्रांचेस सिर्फ रूरल एरियाज़ में नहीं होती हैं, वो अर्बन एरिया में भी ब्रांच खोल सकते हैं। इनको नाबार्ड सुपरवाइज करता है। नाबार्ड बना था 1982 में, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। पहले नाबार्ड को ओन करता था आरबीआई, लेकिन कुछ साल पहले सारा स्टेक गवर्नमेंट ने खरीद लिया। तो नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द 100% ओनर ऑफ नाबार्ड, ठीक है। ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है थ्रू नाबार्ड एक्ट 1981। 2011 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट शेयर इन डिसबर्समेंट ऑफ क्रेडिट टू एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर वगैरह को जो लोन मिलता है वो मैक्सिमम लोन कहाँ से मिलता है? ये जो आपके एसबीआई, आईसीआईसी, पीएनबी, इस तरह के जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनके थ्रू, या कोऑपरेटिव बैंक जैसे पीएमसी, या रीजनल रूरल बैंक, या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो आंसर है कमर्शियल बैंक 79%, ठीक है। जो हमने बैंक को नेशनलाइज किया था कि लोन सिर्फ अमीरों को नहीं गरीबों को भी मिलना चाहिए, और जो हमने पीएसएल टारगेट वगैरह बनाए थे उसकी बदौलत कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो मैक्सिमम, और इनकी रीच काफ़ी ज़्यादा होती है, खूब पैसा होता है कमर्शियल बैंक्स के पास, बहुत ज़्यादा ब्रांचेज हैं इनकी, ठीक है। मैक्सिमम जो लोन है वो 80% लोन ऑलमोस्ट यहाँ से मिलता है, ना कि आरआरबी से। आरआरबी से सिर्फ 5%। यार जो नाबार्ड है ना, नाबार्ड का कई बार क्वेश्चन मतलब एक बन सकता है कि नाबार्ड के फंक्शंस क्या हैं, नाबार्ड काम क्या करता है एग्जैक्टली। तो नाबार्ड के बहुत सारे फंक्शंस हैं, ये मैंने नाबार्ड की वेबसाइट से उठाया है, शॉर्ट में बता रहा हूँ जस्ट एक आइडिया देने के लिए। नाबार्ड क्या काम करता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन इन रूरल एरियाज, रीफाइनेंस करता है फॉर रूरल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, ठीक है। रीफाइनेंस मतलब कि जैसे मान लो कोई ये पुल बनना है, तो पुल बनाने के लिए किसी बैंक ने लोन दिया, तो नाबार्ड जो है उस बैंक को लोन देगा कि हाँ भाई तुम आगे आसान किस्तों में आगे लोन दे सको, ठीक है। उसको रीफाइनेंस, कि वो डायरेक्टली फाइनेंस नहीं कर रहा है नाबार्ड, बट रीफाइनेंस कर रहा है, ऐसे सोच सकते हो इस चीज़ को। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्रेडिट प्लान्स क्रिएट करता है, बैंकिंग इंडस्ट्री को मोटिवेट करता है कि और लोन दो, ठीक है।
कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स को सुपरवाइज करता है, डेवलपमेंट स्कीम्स को बनाता है और उनको इम्प्लीमेंट करता है, आर्टिशंस को ट्रेन करता है, मतलब ये काम भी नाबार्ड करता है, उनको जो सामान बनाते हैं आर्टिशंस उनको बेचने में मदद करता है अपने सामान को। ठीक है। नाबार्ड ने 1992 में सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम लॉन्च किया था, किसान क्रेडिट कार्ड भी इन्होंने बनाया था, वाटरशेड डेवलपमेंट, सस्टेनेबल क्लाइमेट प्रूफिंग, बहुत सारी चीज़ों में नाबार्ड है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि एग्ज़ाम में कोई भी ऑप्शन आ जाए कि क्या नाबार्ड ये काम करता है रिलेटेड टू रूरल एरिया, कर देना यस, हाँ भी करता है। ठीक है, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, डोंट लर्न ऑल दीज थिंग्स। आइडिया मिल गया ना कि कुछ भी काम है रूरल एरिया का ये करता है, लेकिन एक काम है जो ये नहीं करता, वो है कि डायरेक्टली गांव के लोगों को पैसा देना। आप गांव में रहते हो या किसान हो, आप ये नहीं कर सकते कि नाबार्ड के पास गए और कहा भाई मेरे को जरा लोन दे दो। ठीक है, तो डायरेक्ट लोन टू रूरल हाउस होल्ड ये काम नाबार्ड नहीं करता है, और ये चीज़ यूपीएससी ने 2013 के प्रीलिम्स में पूछी थी। ठीक है, बाकी जो भी काम है उसको यस कर देना। नेक्स्ट टॉपिक इज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। जैसे मान लो आपको एक रहने के लिए फ्लैट्स बनाने हैं, तो एक तरीका तो ये है कि भाई क्योंकि फ्लैट बनाने के लिए पहले बहुत बड़ी ज़मीन खरीदनी पड़ेगी, फिर कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा चाहिए होगा, बिल्डिंग्स बनाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, तो आप किसी सेठ आदमी के पास जाओ, जैसे पारसनाथ डेवलपर, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, बहुत पैसा इनके पास, ये ज़मीन खरीदेंगे, फ्लैट्स बनाएंगे और फिर बेच देंगे लोगों को। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका ये है कि जो आम आदमी है उसके पास थोड़ा थोड़ा पैसा है, अगर बहुत सारे आम आदमी साथ में आ जाएं, अपना पैसा जोड़ दें ऑन अ कोऑपरेटिव बेसिस, तो वही बहुत सारा पैसा बन जाएगा। फिर ये लोग मिलकर ज़मीन खरीदेंगे बहुत बड़ी, उस पर इस तरह के फ्लैट्स बना देंगे। ठीक है, तो इस सेकंड मेथड को बोलते हैं कोऑपरेटिव। ठीक है, तो कोऑपरेटिव बेसिस पे इंडिया में बहुत सारे काम होते हैं। तो जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, अगर आपने कोऑपरेटिव बेसिस पे ऐसे रहने की सोसाइटी बना सकते हो, बैंक खोल सकते हो, ठीक है, जैसे अमूल है, ठीक है, वैसे कोई सिस्टम बना सकते हो, खेती बाड़ी कर सकते हो, बहुत सारे काम कर सकते हो। तो जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, दे आर रजिस्टर्ड एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर कौन सा लॉ? अगर किसी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के ऑपरेशंस एक ही स्टेट के अंडर हैं, तो वो उस स्टेट के जो भी लॉ है उसके अंडर रजिस्टर होगा। लेकिन अगर उसका काम काफ़ी सारे स्टेट्स में फैला हुआ है, तो फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक एक्ट है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, उसके अंडर रजिस्टर होगा, जैसे कि पीएमसी बैंक। इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, वो रजिस्ट्रार देखेगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, चाहे वो स्टेट हो या सेंटर हो, एक रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन वो रेगुलेट करेगा, लेकिन जो बैंकिंग फंक्शंस हैं वो आरबीआई रेगुलेट करेगा, जैसे हमने आरआरबीज के केस में देखा था, कुछ कुछ वैसा ही। ठीक, दो चीज़ें जो न्यूज़ में थी रिगार्डिंग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, दो तीन चीज़ें इनफैक्ट। एक था सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क। तो सिंपली यूपीएससी पूछ लेगा कि सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क क्या चीज़ होती है, तो ये कुछ नहीं होता है, इट इज़ जस्ट लाइक प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फॉर कमर्शियल बैंक। देखो, अभी एक दो साल पहले आईडीबीआई बैंक को एलआईसी ने खरीद लिया था। क्यों? आईडीबीआई बैंक की काफ़ी बुरी हालत थी, उसमें मेरे ख्याल से करीब 30% से ज़्यादा एनपीएस हो चुके थे, कि अगर मान लो बैंक को 100 रुपये मिलने हैं वापस लोगों से लोन के तौर पे, जो बैंक ने लोन दिया होता है उसमें से 100 रुपये वापस मिलने थे, तो 100 में से करीब 30 रुपये नहीं मिलने वाले। ठीक है ना, बहुत बड़ी रकम होती है ये। तो अब सवाल ये उठता है कि वो आईडीबीआई बैंक की ये हालत एक दिन में तो हुई नहीं, पिछले 2-3 साल में धीरे धीरे हुई होगी। तो आरबीआई को पहले ही आरबीआई ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, यानी कि बेसिकली, हालांकि आईडीबीआई के केस में लिया था आरबीआई ने एक्शन, बट वो बात समझ नहीं पाई। मेन कंसेप्ट ये है कि किसी बैंक की हालत ज़्यादा ना बिगड़े, उससे पहले ही प्रॉम्प्ट, पहले ही करेक्टिव एक्शन आरबीआई ले ले। ठीक है, आरबीआई उस बैंक को बोलेगा कि तुम अपने डायरेक्टर्स को कम सैलरी दो, बहुत तुम ऐश कर रहे हो, या तुम नई ब्रांचेस मत खोलो, अभी तुमसे एग्जिस्टिंग ब्रांचेस नहीं संभल पा रही हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन कमर्शियल बैंक्स के लिए तो था, लेकिन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए नहीं था, या उतना स्ट्रांग नहीं था। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर जो पीसीए फ्रेमवर्क अप्लाई होता है उसका नाम है सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क, बस नाम में डिफरेंस और कुछ नहीं। दूसरा है सिस्टम बेस्ड एसेट क्लासिफिकेशन। जिस भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के 1000 करोड़ से ज़्यादा उसने लोन दिए हुए हैं,
ठीक है, उसको सिस्टम बेस्ड एसेट क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये हुआ, एसेट मतलब जो उसने लोन दिए हुए हैं। अब एसेट की कुछ क्लासिफिकेशन होती है कि अगर ये बैंक ने किसी को लोन दिया हुआ है, लोन की किस्त वापस आनी है, अगर वो किस्त टाइम पे आ रही है तो इट इज़ स्टैंडर्ड एसेट। लेकिन अगर वो किस्त में देरी हो गई, वो किस्त नहीं आ रही, वो एनपीए कन्वर्ट हो रहा है, तो आपको लिखना पड़ेगा ना कि हमने फलाना फलाना लोन दिया था, वो नहीं आ रहा है, तो इट इज़ एनपीए। एनपीए में कैटेगरी होती हैं। तो छोटे बैंक्स ये काम मैनुअली करते थे, जिसकी वजह से जो लोन्स होते हैं बड़े बड़े, जो एनपीए क्रिएट हो जाते हैं, वो दिखते नहीं है सिस्टम में। तो आरबीआई ने कहा अगर आप एक बड़े अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को, आपने 1000 करोड़ से ज़्यादा के लोन दिए हुए हैं, तो आपको कंप्यूटर की मदद से ऑटोमेटिकली ये कैटेगराइजेशन करनी पड़ेगी ताकि घपलेबाजी ना कर पाओ। ठीक है, तो ये सब क्यों करना पड़ा? जैसे पीएमसी बैंक की वजह से। पीएमसी बैंक ने क्या किया था, जैसे आपको पहले बताया था कि जितना जनता का पैसा था, उसके बाद ये बैंक ने जनता के पैसे को आगे लोन पे दिया। तो बैंक ने ये जो लोन दे रहा था, इसमें 73% पैसा एक ही कंपनी को दे दिया था, राइट। और दिया कैसे था, ये नहीं कि हमने एक कंपनी को लोन दे दिया सारा, वो दे नहीं सकता बैंक। तो बैंक के मालिकों ने क्या किया कि करीब 24,000 लोन अकाउंट्स क्रिएट करे। बैंक के मालिकों ने ऐसे दिखाया कि हमने 24,000 लोगों को लोन दिया, थोड़ा 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 थोड़ा, बट वो एक्चुअली सारा पैसा एक ही कंपनी में जा रहा था। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें कंप्यूटराइज्ड होंगी तो साफ साफ दिख जाएंगी, इसलिए इस तरह की चीज़ें करी जाती हैं, सिस्टम बेस्ड एसेट क्लासिफिकेशन। दूसरी बात ये कि आरबीआई का कंट्रोल ऑन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक थोड़ा सा कम था। ठीक है, उसके लिए गवर्नमेंट ने जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 वाला, उसको अमेंड किया। ठीक है, तो अमेंडमेंट का मेन पर्पस ये था कि आरबीआई के पास जो पावर्स नॉर्मल बैंक्स को कंट्रोल करने के लिए होती हैं, वो पावर्स अब आरबीआई के पास अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को कंट्रोल करने के लिए भी मिल गई हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हो गया। बीच के पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है प्रीलिम्स के लिए इतने ज़्यादा, फिर मैंने लिख दिया, पढ़ लेना एक बार, सिंपल सी चीज़ है, इतना कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट इसमें। लास्ट वाला पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, कहता है कि देखो जैसे येस बैंक था, येस बैंक की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो आरबीआई ने कहा भी येस बैंक को जो हमें बाकी बैंक से डील वील करवानी पड़ेगी, टेक ओवर करवाना पड़ेगा। तो जो रिकंस्ट्रक्शन या एमलगेमेशन करवाता है आरबीआई, जब हफ्ता भर या 10 दिन में ये काम हो रहा होता है, उस दौरान बैंक को अंडर मोराटोरियम रख दिया जाता है। जैसे येस बैंक में हुआ था ना कि भी एक हफ्ते तक या 10 दिन तक येस बैंक के कस्टमर्स पैसे नहीं निकाल पा रहे थे, कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो वो एक मोराटोरियम पीरियड होता है। ये क्यों रखना पड़ता है? आरबीआई कहता है भी एक हफ्ते के लिए बैंक को मोराटोरियम में डालो और फिर इन द मीन टाइम इसका कोई मर्जर वगैरह करवा दो, राइट। तो अब गवर्नमेंट ने इस एक्ट को अमेंड करके आरबीआई को ये पावर्स दी हैं कि वो बिना मोराटोरियम में डाले किसी बैंक को ये काम कर सकता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, वैसे मेरे हिसाब से कोई इतना इंपॉर्टेंट चीज़ ये है नहीं। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें सिंपल सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वो ये है बेसिकली आरबीआई ने कुछ पीएसएल में कैटेगरी ऐड करी थी, तो आपको पीएसएल टारगेट ध्यान रखने हैं। रीजनल रूरल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये जितना भी लोन देते हैं उसमें से 75% लोन जाना चाहिए पीएसएल कैटेगरी को। मतलब एग्रीकल्चर के लिए वो पैसा जाना चाहिए एज अ लोन, या एजुकेशन, या एमएसएमईज, एक्सपोर्ट, हाउसिंग, सोशल इंफ्रा, रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2013 में पूछा था कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग किन किन चीज़ों में होता है, एग्रीकल्चर में, एमएसएमईज और वीकर सेक्शन। ठीक, बैंक और जो बाकी बैंक हैं उनके लिए टारगेट होता है 40% की, बैंक ने जितना भी लोन दिया उसमें से 40% इन लोगों को जाना चाहिए। ये कंडीशन पेमेंट बैंक्स के लिए नहीं होती है, क्योंकि पेमेंट बैंक्स किसी को लोन दे ही नहीं सकती हैं। आरबीआई ये नहीं बताता कि तुम अगर एजुकेशन लोन दे रहे हो तो तुम्हें 8% पे ही देना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहा गया है कि तुम जितना लोन दे रहे हो उसमें से 40% कैटेगरीज को होना चाहिए, लेकिन कितने रेट पे देना है ये आरबीआई नहीं तय करके बताएगा आपको स्ट्रिक्टली। ठीक, अगर ये टारगेट अचीव नहीं कर पाए, आपने एसबीआई को बोला था कि जो तुम लोन दोगे 40% इन लोगों को आना चाहिए, लेकिन आरबीआई दे पाया सिर्फ, सॉरी जो भी बैंक मान लो, एसबीआई मान लो, एसबीआई दे पाया सिर्फ 35%। एसबीआई के पास दो ऑप्शन हैं कि या तो वो पीएसएल सर्टिफिकेट खरीद लेगा,
जैसे मान लो किसी और बैंक ने अपना टारगेट ओवर अचीव कर लिया, उसने मान लो 47% दे दिया था, तो जो डिफरेंस है इसके पास, जो जिस बैंक ने अपना टारगेट ओवर अचीव कर लिया 40% से ज़्यादा कर लिया, उसको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा और SBI जो है उस बैंक से पैसे दे के ये सर्टिफिकेट खरीद सकता है। ये तो एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि गिव शॉर्टफॉल टू RIDF, ये है रूरल इंफ्रा डेवलपमेंट फंड। तो रूरल इंफ्रा डेवलपमेंट फंड जो है, इसमें बैंक को पैसा देना पड़ेगा और बैंकों से इंटरेस्ट मिलेगा। भाई बैंक को लेटर से 40% पैसा देना था इन कैटेगरीज को, उसने दिया से 35%, 5% रह गया ना। अब क्या लोगों को पकड़ पकड़ के लाएगा ज़बरदस्ती कि लोन ले लो लोन ले लो? तो बैंक क्या करेगा, वो ये 5% जो अमाउंट बचा हुआ है वो डाल देगा रूरल इंफ्रा डेवलपमेंट फंड में, और इस फंड के थ्रू जिसको नाबार्ड मैनेज करता है, वो पैसा आगे जाता है स्टेट गवर्नमेंट्स को एज अ लोन। स्टेट गवर्नमेंट्स उस पैसे को यूज़ करती है टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज। बात समझ गए? सिंपल सी है, ठीक है। होता क्या है कि जब बैंक ये 5% का पैसा डालेगा ना RIDF में, तो बैंक को बहुत कम इंटरेस्ट मिलेगा उस पर। भाई बैंक ने पैसा डाला तो इंटरेस्ट तो मिलेगा बैंक को, बट वो मिलेगा 2 या 3%। तो बैंक कहेगा यार इतने कम पैसे मिल रहे हैं इंटरेस्ट पे, उससे बेटर है किसी और को पैसे दे देते लोन पे, तो अच्छा इंटरेस्ट मिल जाता, राइट। तो इसमें भी क्या था, RBI ने कुछ कैटेगरी ऐड करी थी कि स्टार्टअप्स जो हैं, फार्मर्स और कुछ कुछ था इसमें, तो ये इतना इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं ज़्यादा। हाँ, तो यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहा था कि ये जैसे RBI की वेबसाइट से है कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ठीक है, इनके ऊपर 40% का टारगेट था अभी फ़िलहाल, कि PSL टारगेट था 40% बाकी बैंक्स की तरह, लेकिन अब 2024 तक ये हो जाएगा 75%। तो बस आप थोड़ा ध्यान रख लो, क्या पता UPSC थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ ले कुछ। इस क्लास में जो टॉपिक्स बचे हुए हैं अभी, वो हैं जैसे IPO बाय स्मॉल फाइनेंस बैंक, IPO क्या होता है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्या डिफरेंसेस होते हैं फॉर प्रीलिम्स, रेलिवेंट फॉर प्रीलिम्स, क्या क्वेश्चन आ चुके हैं इनके ऊपर। स्ट्रेस्ड एसेट्स में प्रोविजनिंग क्या होती है, प्रोविजनिंग ऑफ लोन क्या होता है, राइट ऑफ क्या होता है, प्रोविजन कवरेज रेशियो, सरफेसी एक्ट, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी एक्ट, NBFCs जो RBI ने नया 4 लेयर प्रपोज किया स्ट्रक्चर, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट, ठीक है, मनी सप्लाई पे जैसे इस साल भी क्वेश्चन आया था, पहले भी आ चुके हैं काफ़ी क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये क्या चीज़ें होती हैं, एंड कुछ और भी टॉपिक्स हैं अभी जैसे पेमेंट सिस्टम, बायलैटरल नेटिंग, वो सब इसी क्लास में कवर कर रहे हैं। बट थोड़ा सा एक जो चेंज है वो ये है कि जैसे इकोनॉमी की पहली क्लास हमारी यूट्यूब पे आ चुकी थी, ये इकोनॉमी की दूसरी क्लास है, तो दूसरी क्लास का थोड़ा सा प्रीव्यू मैंने आपको यूट्यूब पे फ्री में दे दिया, लेकिन जो बाकी पोर्शन है इस क्लास का वो होगा पेड बेसिस पे। ऐसे ही 10 अक्टूबर तक हमें जैसे इकोनॉमी कवर करना है, इकोनॉमी के करंट अफेयर्स, पूरा इकोनॉमी कवर नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ इकोनॉमी के करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। तो इकोनॉमी के करंट अफेयर की जो भी क्लासेस रहेंगी 10 अक्टूबर से पहले पहले इस प्रीलिम्स के लिए, उनमें से थोड़ा पोर्शन यूट्यूब पे फ्री में रहेगा हर क्लास में, वो हर कोई देख सकता है, और थोड़ा पोर्शन जो है वो हर क्लास का पेड बेसिस पे रहेगा, ठीक। तो ये जो पेड बेसिस पे जो क्लासेस रहेंगी हमारी, इनके चार्जेस क्या है, तो इसका चार्ज हो गया हिंदी मीडियम के लिए 200 रुपीज़। ये जो क्लास थी हिंदी मीडियम की थी, ऑल्दो PDF हमेशा इंग्लिश में रहेगी, लेकिन जो लैंग्वेज मैंने यूज़ करी थोड़ी हिंदी है ना, तो फिर ये हिंदी क्लासेस में इफ़ यू पे 200 रुपीज़, तो इकोनॉमी के करंट अफेयर की जो भी पेड क्लासेस रहेंगी 10 अक्टूबर से पहले, वो सब आप एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। इंग्लिश के लिए अगर आप इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो 250 रुपीज़ चार्जेस रहेंगे उसके। तो यू पे 200 रुपीज़ एंड निश्चिंत हो जाओ कि इकोनॉमी करंट अफेयर का जो भी पेड क्लासेस आएंगी आपको वो सारी मिल जाएंगी बाय पेइंग 200 रुपीज़। आपको उसके लिए कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है पेमेंट का,